गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, क्लास 12th का बायोटेक्नोलॉजी। चैप्टर को इजी भी कह सकते हैं और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ आती है तो तभी इस चैप्टर का फ़ायदा होता है। चलिए बिना समय गवाए हम बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है? इसकी डेफिनेशन। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें और इसके वर्ड को, पूरे के पूरे वर्ड को देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? दो वर्ड का मिश्रण दिख रहा है। एक है बायोस, है ना, एक बायोस वर्ड दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है द टेक्नोलॉजी, जो किससे निकला है? इट इज डराइव फ्रॉम टेक्नोस। चलिए यहां लिख लेते हैं टेक्नोस। अब देखो बायोस का मतलब क्या है? बायोस का मतलब है लाइफ, है ना, या ऐसा कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान देना इस चैप्टर पे बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म। और टेक्नॉक्स का मतलब होता है, टेक्नॉक्स का मतलब है टेक्नोलॉजी, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह जो वहां चीजें लिखी हैं उसी को लेके है, या इसे कहा जाता है टेक्निक। अब देखो यहाँ पर जब हम अल्टीमेटली ये क्या अब हमें बता क्या रही है? अब ये हमें बता रहा है कि बायोलॉजी का टेक्नोलॉजी के साथ मिलना जो है वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है ना। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ ऐसी हमें सर्विसेज मिलती है, कुछ ऐसे हमें एंजाइम्स, एंटीबायोटिक, हार्मोन्स मिलते हैं जो बेसिकली क्या किस लिए बनाए जाते हैं? टू सूट द ह्यूमन नीड्स। और बायोटेक्नोलॉजी ये सारी जरूरत हमारी पूरी करता है ना। आज अगर 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 देखा जाए तो डायबिटिक पूरी दुनिया में, इवन इन इंडिया, एक हाईएस्ट लेवल पर है। अब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कहाँ से की जाए? वही बायोटेक्नोलॉजी है। तो हमने क्या किया? मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स किया। बायोटेक्नोलॉजी में हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ। डेट इज, हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में एक काम करते हैं, वो है मैनिपुलेशन। अभी आगे क्या मैनिपुलेशन करते हैं हम वो बाद में भी बात करेंगे। तो हम यहाँ मैनिपुलेशन का काम करते हैं, यानी छेड़छाड़ करते हैं। और उस छेड़छाड़ करने की वजह से हम क्या लेते हैं? हम वो लेते हैं, हमें क्या चाहिए? कुछ यूजफुल करेक्टर्स चाहिए, कुछ यूजफुल जीन्स चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं, या हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। और वही जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम क्या करेंगे? वो अल्टीमेटली हम उसकी एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे, उसको उसकी हम नंबर बढ़ाएंगे, ताकि वो हमारी नीड्स पूरी कर सके। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारा काम जो मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है? ये मैनिपुलेशन हो रहा है टू सूट द ह्यूमन नीड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखो, लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम यहाँ कुछ एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब ये किससे डील करती है? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ, किसके साथ डील कर रही है? इट डील्स विथ, चलिए, इट डील्स विथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइव ऑर्गेनिजम्स, है ना। बात समझ रहे हो? लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म सीधा लिख सकते हो। ठीक है। अब ये क्यों? टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। देखो वही बात आ गई ना, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस।
एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन ये लिखी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की। और यहाँ हम ये जो लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं या एंजाइम्स का यूज करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? देखो, ये किसके लिए हम कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं फॉर, लेट मी शो यू द एग्जांपल। और वो एग्जांपल क्या है? जैसे हम कर्ड बनाते हैं, है ना? घर पे दही बनाते हैं, भाई बनाते हैं, सभी बनाते हैं। ब्रेड, है ना? भटूरे बनाते हैं, चीज बनाते हैं, विनेगर है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी की सारी चीजें, एक ध्यान रखना कि ये हम बहुत ही फ्रॉम अर्लियर टाइम्स करते आ रहे हैं। और इन्हीं इन्हीं सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं इट इज द बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है, ये किस में आती है? इट कम्स अंडर, हम ये कह सकते हैं, क्लासिकल और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स है। लेकिन अब जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स है, उसमें हम क्या लेते हैं? अगर हम अगर मैं बात करूं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो मॉडर्न इस टेक्निक में हम क्या यूज कर रहे हैं? नो डाउट बहुत सी चेंजेस आई है। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं किसका? वी यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओस का, है ना? लिख लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज क्या है, मतलब यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें हमने क्या की है? हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है? मैनिपुलेशन की है, कुछ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स की है। और ये जो मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स है, वो क्यों की है? ताकि हम क्या कर सके? हम डिजायर्ड करेक्टर्स आर ऑब्टेन्ड, ताकि हमें जो चाहिए वो मिल जाए। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आनी चाहिए। अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो, जैसे टिश्यू कल्चर हो रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपकी एडवांसमेंट आ रही है, जीन थेरेपी में एडवांसमेंट आ रही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल अगर केसेस में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आता है। और ये वो सारी क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। और इसके बारे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में आपके एक डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन किसने दी थी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यूरोपियन फेडरेशन, ठीक है, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी ईएफपी। देखो, चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और आराम से समझेंगे। और एब्रीवेशन क्या है इसकी? ईएफपी। बात समझ आ गई? अब देखो यहाँ पर क्या है। अब ईएफपी ने क्या कहा? अब इन्होंने किस तरह से डेफिनेशन दी? देखो, इन्होंने डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि देखो, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये नेचुरल साइंस, है ना? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया है, और ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल साइंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, उनका यूज हम करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सके। और वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं? वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो सकती हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं भाई, वो हार्मोन्स हो सकते हैं, वो एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, है ना? मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, जो एक एक लगभग वर्ल्ड की पॉपुलेशन 850 करोड़ से ऊपर है। इतनी पॉपुलेशन को जब ये चीजें चाहिए, तो हमारे पास कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स करने का तरीका होना चाहिए। और वो तरीका है बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ आ रही है? आप देखो, अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखते हैं जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा था। और उसने क्या कहा? उसने कहा
बिल्कुल एग्जैक्ट। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, अब इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आ सकती है, बायोकेमिस्ट्री भी आ सकती है और बाकी ब्रांचेस भी आ सकती है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, हम सेल्स ले सकते हैं, उनके पार्ट्स ले सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ हम कुछ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ले सकते हैं, यानी नेचुरल मॉलिक्यूल्स की तरह दिखने वाले वो मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे नेचुरल मॉलिक्यूल्स, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स है, उनके जैसे ही मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलर एनालॉग्स कहते हैं, जो मिमिक करते हैं। दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच मिमिक द नेचुरल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो डेफिनेशन दी गई है, इसमें क्या है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी दोनों का मिश्रण। बात समझ आ रही है? इसको आप ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अच्छा, अब हम आगे जरा बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर जगह बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें और ज्यादा प्रॉब्लम आए। अब देखो, अब यहाँ पर हम लेते हैं एक और टॉपिक, जिसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखिए भाई, देयर इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अब पेपर भी आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कहते हैं कि देखिए जी, यहाँ पर दो दो कोर प्रिंसिपल्स हैं। कितने हैं? दो कोर प्रिंसिपल्स हैं। और वो दो कोर प्रिंसिपल्स क्या है? देखो, नंबर वन हमारे पास क्या आ जाता है, जरा हम यहाँ ले लेते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है, डेट इज आवर, यहाँ पर नंबर वन ले लेते हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और नंबर टू हमारे पास क्या आ जाता है, डेट इज, यहाँ पर ले लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग। अब जरा इन दो प्रिंसिपल्स को हल्का फुल्का समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी तो हमने पढ़ना ही है, पूरा तो हमने पढ़ना ही है। तो देखो, यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है, यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें क्या कहती है, ये कहती है कि देखो भाई, फिर वही बात, मैनिपुलेशन है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, इट इज दी चेंज। देखो, हम क्या कर रहे हैं, इट इज दी, हम किसी होस्ट का फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं, चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। फिनोटाइप ऑफ द होस्ट, पहले डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। और डीएनए by introducing an altering sequence of genetic material, of genetic material। देखो, ये हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन। यहाँ देखो, हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं, हम यहाँ पर आइसोलेशन करते हैं, रिपेयर करते हैं, एडिशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, किसकी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की या किसी जीन सीक्वेंस की। और वो कैसे करते हैं, बाय अल्टरिंग द सीक्वेंस, पूरा उसका सीक्वेंस चेंज करते हैं। और उससे क्या होता है,
पूरा उसका फिजिकल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फिजिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि फिनोटाइप चेंज हो जाता है। और अगर फिनोटाइप चेंज होगा तो फिर उसका नेचुरली, अब एक तो सोचने वाली बात है, अगर फिनोटाइप चेंज हो रहा है तो फिनोटाइप चेंज होने का मतलब क्या है? मतलब है कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगा विच सूट द ह्यूमन नीड्स। देखो, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम क्या कह रहे हैं? यहाँ हम कह रहे हैं प्रोडक्ट्स आर सिंथेसाइज्ड। देखो, वो प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जो क्या करेंगे? विच सूट द ह्यूमन नीड्स, विच सूट द ह्यूमन नीड्स। बात समझ आ रही है? अब इधर देखो, दूसरी चीज आ गई केमिकल इंजीनियरिंग। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो भी डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल या हमने कुछ भी बनाना है, हम उसको एक कंटेमिनेटेड फ्री इन विट्रो कंडीशंस में बनाएंगे। और इन विट्रो कंडीशंस में क्यों बनाएंगे? ताकि वहां पर क्या हो, उन 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 ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, उन माइक्रोब्स का यूज करके हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए। जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हो गई, बनती है कि नहीं, एंजाइम्स हो गए, हम उसे केमिकल इंजीनियरिंग ही उस कोर प्रिंसिपल के अंदर डालते हैं। तो यहां हम क्या करते हैं? चलिए फिर से डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, समझ तो आ ही गई हमें कि क्या है ये। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, चलिए, द प्रोसेस विच involves the synthesis of the synthesis of desired, देखो, synthesis of desired microbe और cell और cell in a sterile medium। स्टाइल मीडियम का मतलब क्या हुआ? स्टाइल मीडियम का मतलब है कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेशन फ्री एरिया, ठीक है, टू ऑब्टेन, किस लिए? टू ऑब्टेन द biotechnological products like, या to obtain the products of बायोटेक्नोलॉजी। और वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? लाइक, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे मेडिसिन, है ना, मेडिसिन हो गई, एंजाइम्स हो गए, देखो हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, एक्सेट्रा। तो बात समझ आ रही है? तो ये जो दो कोर प्रिंसिपल्स है ना, ये आपने याद रखने हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं? उसका फिनोटाइप, उसका फिजिकल एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं? हम उस एक एक नया डीएनए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेचुरली उसका फिर डीएनए सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा, आल्टरिंग द सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग में एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं इन लेबोरेटरी कंडीशंस, which is the production of medicines, enzymes, hormones, antibiotics। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं? कोर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा हो। अब देखो, उसके बाद हम ले लेते हैं, अब उसके बाद हम लेते हैं द नेक्स्ट पार्ट, और वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जरा हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ले लें, है ना। अब यहाँ पर देखो, दो साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ऐसा क्यों आता है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हम एंशियंट एक्सपेरिमेंट्स लेते थे, वहां क्या था? जब ब्रीडिंग की जाती थी, प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग करते थे हम, तो देखो, उस वक्त क्या होता था कि ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट तो एक तुक्का था। अब उसमें यूजलेस करेक्टर भी आ जाते थे, यूजफुल करेक्टर्स भी आ जाते थे। अब सेपरेशन ऑफ यूजलेस करेक्टर्स इज क्वाइट एज डिफिकल्ट एज द यूजफुल करेक्टर्स। कई बार तो यूजफुल करेक्टर्स का भी पता नहीं लगता था कि कौन सा चाहिए और इसको सेपरेट कैसे किया जाए। तो ब्रीडिंग चलती रहती थी। तो वो एक ओल्ड क्लासिकल मेथड था। लेकिन हुआ क्या?
जब ये ब्रांच आई ना डेवलपमेंट में, रिकॉम्बिनेंट, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसने तो बायोटेक्नोलॉजी की ना, यानी हम कहते हैं कि इसने बायोटेक्नोलॉजी का पूरा फेस वैल्यू ही बदल दी, पूरी फेस वैल्यू ही बदल दी। और जब ये फेस वैल्यू बदल दी, और ये बदलने का राज किसका था, ये किसने किया था काम, देखो ये काम बेसिकली फादर ऑफ, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाए तो फादर कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, चलो बात चली है तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये चीजें याद रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, इज, वो कौन है, ही इज पॉल बर्च, पॉल बर्च, इसे याद रखिए, है ना। इसी तरह से हम कहते हैं फादर ऑफ, इसको भी ले लेते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, जानते हैं, देखो इज कार्ल एरकी। और इसी बंदे ने, इसी कार्ल एरकी ने क्या दिया था, ही ऑल्सो गेव, ये जो आप करते हो ना, गेव द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, ये इसने ही दी थी, ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर एनसीईआरटी में है तो पूछे जा सकते हैं, तो ये ऑल्सो गेव द टर्म। अब देखो यहाँ क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था, ही वॉज स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन ने क्या किया, जरा समझते हैं। देखो उसने एक ऐसी टेक्निक निकाली जहां हम क्या कर सकते थे, डेवलप्ड ए टेक्निक, अब देखो डेवलप्ड ए टेक्निक जो क्या करती थी, विच अल्टीमेटली सेपरेट, या हम ऐसे लिख सकते हैं, डेवलप्ड ए टेक्निक ऑफ टेकिंग प्लाज्मिड्स आउट, या ऐसे लिख सकते हैं टेकिंग आउट एंड, ऐसे लिख रहे हैं ठीक ही रहेगा, रीइंसर्टिंग ऑफ प्लाज्मिड्स, देखो हाँ ये ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। देखो उसने क्या टेक्निक डेवलप की कि हम प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर कैसे निकाल सकते हैं और वापस इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, है ना शानदार बात। देखो पहली चीज सोच के देखो कि यहाँ कितना बड़ा काम हुआ, और फिर आया हर्बर्ट बोयर। अच्छा देखो, हर्बर्ट बोयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में एक्सट्रैक्शन की, और उसने कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की भी एक्सट्रैक्शन की ई कोलाई से। सो ही एक्सट्रैक्टेड, देखो दो चीजें हमें चाहिए होती हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो है एक्सट्रैक्टेड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसने कहां से लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फ्रॉम बैक्टीरियम एशेरिशिया कोलाई। तो देखो दोनों ने, अगर आप इन दोनों की बात करो तो दोनों ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। एक ने वो टेक्निक दी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लाज्मिड को बाहर निकाल सकते हैं और वापस उसमें डाल सकते हैं, और दूसरे ने क्या किया, उसने कहा, उसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात की। यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, बात समझो, जो कट लगाते हैं, दे कट द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, बात समझ रहे हो। तो ये अगर डीएनए फ्रैगमेंट्स होगा तो हम क्या करेंगे, वो डिजायर्ड फ्रैगमेंट्स यहां से निकाल लेंगे, और वो डिजायर्ड फ्रैगमेंट, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी डिजायर्ड वेक्टर में डाल के, डिजायर्ड वेक्टर में डाल के हम क्या बना सकते हैं, हम यहां बना सकते हैं
द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। बात समझ आ रही है? हमने इसी कहानी को पढ़ना है, हमने इसी कहानी को पढ़ना है। और स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया, देखो समझो, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया, इन दोनों ने अपनी टेक्निक्स को फिर आपस में मिक्स किया। इन दोनों ने कंबाइन एक्सपेरिमेंट किया 1972 में। बोथ, है ना, बोथ एक्सपेरिमेंटेड, है ना, बोथ एक्सपेरिमेंटेड। और इन्होंने क्या किया, बोथ एक्सपेरिमेंटेड एंड इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आइसोलेट किया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड। और किसका प्लाज्मिड? फ्रॉम द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफीमरियम, जो टाइफाइड कॉज करता है। सो बोथ एक्सपेरिमेंटेड एंड आइसोलेटेड, देखो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। एंटीबायोटिक, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, resistant gene from the plasmid of bacterium, plasmid of bacterium, कौन सा बैक्टीरिया था, लिख जरा नाम, साल्मोनेला टाइफीमरियम। बात समझ आ रही है? तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आइसोलेट करने वाले, किसी भी रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट करने वाले ये दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। और इन्होंने अल्टीमेटली किया क्या था, इन्होंने यहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेने के बाद इस रेजिस्टेंट जीन को, ये जो रेजिस्टेंट जीन है, इसको कहां डाला, वेक्टर में। और वेक्टर के साथ कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर डिजायर्ड प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया में डाला। प्लाज्मिड फ्री होस्ट बैक्टीरियम में डाला, ठीक है, डाल दिया। और जब होस्ट बैक्टीरिया में डाला तो हमें क्या बन गया, नंबर ऑफ कॉपीज मिल गए। नंबर ऑफ कॉपीज यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन, नंबर इसका बढ़ा दिया गया। बात समझ आ रही है? तो ये सबसे पहले इन्होंने किया था ये काम। इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सेपरेट किया और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई और फिर अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। और फाइनली प्लाज्मिड फ्री डीएनए में डाला, ट्रांसफॉर्मेशन की, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन की, और बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज बना दी, नंबर ऑफ कॉपीज बना दी। अब बात समझो, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, अब इसको जरा अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं आगे अब एक और टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा, यहां से कहानी शुरू होती है। अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझ लें। आई होप आपको ये सारी इंट्रोडक्शन समझ आई विद प्रिंसिपल्स, और ये एनसीईआरटी बिल्कुल साफ साफ काफी डिटेल में इस टॉपिक को लिखा गया। देखो अब यहां पर क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होगा क्या, देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको, देयर इज मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इन विट्रो। यहां हम लिखते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय मैन इन विट्रो। ये बात समझिएगा, इन विट्रो का मतलब क्या है, इन लैब और लैब कंडीशंस एंड इन ए वेरी कंट्रोल्ड वे। बात समझना मेरी, इन ए कंट्रोल्ड वे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम डेफिनेशन क्या देंगे, क्या डेफिनेशन दे कि हमें पूरी पूरी तरह से समझ आ जाए। तो यहां हम डेफिनेशन क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं, इट इज दी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है, हम यहाँ पर
रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड इट्स इंट्रोडक्शन, और इसको कहाँ डालेंगे, इंट्रोडक्शन into the host cells artificially, into the हम होस्ट सेल्स में अपनी मर्जी से डालते हैं, तभी तो ये मैनिपुलेशन है। आर्टिफिशियली का मतलब ही क्या है कि मैनिपुलेशन हो रही है। और किस लिए डालते हैं, देखिए, फॉर प्रोपिगेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन। चलो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन और भी बहुत सी है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द होस्ट सेल्स। यहाँ कह रहे हैं ना आर्टिफिशियली, यहाँ आप लिख दो इनटू द होस्ट सेल्स विद और विदाउट वेक्टर, दैट इज आल्सो टू सूट द ह्यूमन नीड्स, टू चेंज द अल्टर द फिनोटाइप। ये सारी चीजें जो है मिलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स को कामयाब एक्सपेरिमेंट्स बना। अब देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली आप देखोगे दो तरह के मेथड्स होते हैं, और वो दो तरह के मेथड्स क्या है, या तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएं, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि या तो हम ऐसा काम करें कि इस आरडीएनए को बनाया जाए, किसकी मदद से, किसकी मदद से, हम ले लेते हैं एक वेक्टर, है ना, वेक्टर जो कैरियर है, और प्लस हम ले लेते हैं एक इंसर्ट। इंसर्ट क्या है, इंसर्ट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं डिजायर्ड जीन। बात समझ आ रही है, इसको ले लिया। अब ये आरडीएनए को हम क्या करेंगे, एक होस्ट में डालेंगे, और ये जो आरडीएनए को जब हम किसी होस्ट में डालेंगे, किसी होस्ट में डालेंगे, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, वहां इसकी क्या होगी, देयर इज एम्प्लीफिकेशन। इसकी हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करवा देंगे। बात समझ आ रही है, हम इसकी क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करवा देंगे। या तो ये एक तरीका ये है ना, एक तरीका ये, या हम क्या करें, या हम क्या करें, डायरेक्ट ट्रांसफर, या हम क्या करें, डायरेक्ट ट्रांसफर, है ना, ऑफ डिजायर्ड जीन बाय सर्टन स्पेशल मेथड्स। अब वो स्पेशल मेथड्स हम आगे उसकी बात करेंगे, है ना, बहुत से मेथड, स्पेशल मेथड्स, जैसे केमिकल मेथड्स है ना, उस तरह के मेथड्स अगर हम बात करें तो वो मेथड्स हमारे आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड्स, जिसमें हम डायरेक्ट होस्ट सेल में डालते हैं। देखो, ये मोटा मोटा जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जो भी आपने ये सारी चीजें की है, जितना भी आपको ये आपने यहाँ से किया है, दिस इज ऑल व्हाट वी टॉक अबाउट। हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज इंट्रोडक्शन, जो हमें समझ आनी चाहिए, तभी हम आगे चल सकते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का मेरी एक कोशिश है कि आपको समझ आए, दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम ऐसा लिख लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट, या टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बात समझिए इसको। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास तीन टूल्स आते हैं। या तो हम एंजाइम्स का यूज कर लें, हम यहाँ एंजाइम्स का यूज करते हैं। दूसरा हम किसका यूज करते हैं, वेक्टर और व्हीकल डीएनए, है ना, नाम से पता लग रहा है, यानी ये कैरी करेगा। और तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए आ जाता है। बात समझ आई। तो देखो, एंजाइम्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं एंजाइम्स।
सबसे पहले एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। देखो एंजाइम्स अलग-अलग तरह के हैं, अलग-अलग तरह के एंजाइम्स आप देखोगे और यहाँ बेसिकली अगर एनसीईआरटी में देखा जाए ना तो एनसीईआरटी में आपको 2 एंजाइम्स दिए गए हैं। वहाँ आपको न्यूक्लियसेस की प्रेजेंस बताई गई है। ये कुछ ऐसे न्यूक्लियसेस एंजाइम है जहाँ पर आपको 2 तरह के न्यूक्लियसेस दिखेंगे। वो 2 तरह के न्यूक्लियसेस क्या है? एक जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स की रिमूवल करते हैं यानी एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस में हम क्या करते हैं? याद रखिएगा, एक्सोन्यूक्लियस में हम रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करते हैं। रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस और फ्रॉम द डीएनए स्ट्रैंड। और एक आपके पास आ जाता है, आपके पास आ जाता है एंडोन्यूक्लियसिस। ठीक है, अब एंडोन्यूक्लियसिस क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियसिस एक कट लगाएगा, मार्क से कट ऑन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन लगाएगा। तो वो डीएनए किसी न्यूक्लियोटाइड्स पे, पर शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे जो पड़े होंगे उनके ऊपर कट लगा, ठीक है, और फ्रैगमेंट्स में बदल देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात पढ़नी है, जो हमने पढ़नी है वो किसके बारे में पढ़नी है? इसी एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़नी है। और यहाँ पर देखो एंडोन्यूक्लियसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस जो सबसे इंपॉर्टेंट एंडोन्यूक्लियस आता है, सबसे इंपॉर्टेंट एंडोन्यूक्लियस आता है वो क्या है? दैट इज, अब ध्यान रखिएगा, एंडोन्यूक्लियस जो आता है इसका क्या होता है कि ये किसी भी जगह पे कट लगा देगा, याद रखिएगा, एक्सेप्ट ऑन द टर्मिनल एंड पे नहीं लगाता। ठीक है, ये डीएनए के किसी भी हिस्से पे कट लगा सकता है एक्सेप्ट टर्मिनल एंड्स। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंडोन्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और वो है, यहाँ हम उसकी बात करेंगे, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो एक तो एंडोन्यूक्लियस है, एक एक्सोन्यूक्लियस है, लेकिन यहां पर क्या आ गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बात समझ आ रही है? एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस अगर आप पढ़ेंगे ना, देखो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो से साफ पता लग रहा है कि एक्सो का मतलब है ये डीएनए को बाहर से तोड़ता है। मान लो ये, हमें देखो समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मान लो ये आपको यहाँ पर ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए, ये आपको डीएनए दिखेगा और यहाँ पे ये इसके बेसिस है, समझो, ठीक है। ये हमारा 5' है, ये हमारा 3' है, ये इधर 5', ये 3'। अब मान लो ये कट लगाता है कहाँ पे? अब ये कट लगाएगा एट द टर्मिनल एंड, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट लगाता है। और जब ये कट लगाएगा तो हमारे पास रिजल्टिंग डीएनए कैसा मिल जाएगा? रिजल्टिंग डीएनए में क्या होगा कि हमारे ये जो कट लगे हुए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है वो कौन से होंगे? एट द टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड पे ये क्या करेगा? ये इसको तोड़ेगा। बात समझ आ रही है? टर्मिनल एंड पर ही एक्सोन्यूक्लियस जो है वो नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करेगा। तो ये ध्यान में बात रखना, गलत मत हो जाए। तो एक्सो का मतलब बाहर। इसी तरह से एंडो वो बीच में तोड़ेगा कहीं, लेकिन टर्मिनल एंड्स पर नहीं, एक्सेप्ट टर्मिनल एंड्स। में यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, एक्सेप्ट टर्मिनल एंड्स, एक्सेप्ट टर्मिनल एंड्स। बात समझ आ रही है? ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बड़े ध्यान से बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कहता है। देखो, अब
थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ले लेते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? देखो 1963 में 1963 में देयर वर टू साइंटिस्ट, वार्नर आर्बर, नाम याद रखना, वार्नर आर्बर एंड स्टीवर्ट लिन, स्टीवर्ट लिन। इन दो साइंटिस्ट ने क्या कहा था? इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम, इन्होंने क्या फाउंड आउट किया? सबसे पहले ये देख लेते हैं इन्होंने क्या ढूंढा। क्या इन्होंने देखा कि एक इकोलाई जो है, एक, यहां लिख देते हैं, इकोलाई जो है वो क्या कर रहा है? अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इट अटेन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। सो अटेन्ड प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन ली इसने? प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। देखो कितनी शानदार बात है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज तो उसके डीएनए को डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा, लेकिन उसने अपनी प्रोटेक्शन कर ली। कैसे की? अटेन्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज बाय ए डिफेंस सिस्टम। एक डिफेंस सिस्टम था उसके अंदर, और उस डिफेंस सिस्टम को क्या नाम दिया इन दोनों ने? इन्होंने कहा कि इस डिफेंस सिस्टम का नाम है, चलिए लिख लेते हैं, इस डिफेंस सिस्टम का नाम है रिस्ट्रिक्शन। नाम याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंतर्गत हुआ क्या? ये है क्या कि ये अपनी प्रोटेक्शन कर पाए? देखो ये सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या थे? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इसके पास दो ही कंपोनेंट्स थे। एक क्या था? एक इसके पास था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कह लो, या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कह लो। एक तो इसके पास क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरा कंपोनेंट इसके पास क्या था? वो था मिथाइलेशन और मिथाइलेसिस एंजाइम। तो यहां लिख लेते हैं, पहला कंपोनेंट क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। वो उस डीएनए के ऊपर, इनका काम क्या है मैं यहां लिख ही देता हूं साथ साथ। इनका काम है टू फाइंड, टू स्कैन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इनका काम है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ढूंढना और उन्हें खत्म कर देना, एंड डिग्रेड द सेम। देखो मैं नोट्स के ऊपर बिल्कुल फोकस हूँ, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है मिस नहीं होता चले। तो देखो इसकी भी बात करेंगे कि ये क्या चीज हमने लिख दी, ये क्या बला लिख दी। सब आपने स्मॉल क्लासेस, अपनी लोअर क्लासेस में जरूर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर फिर भी चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, डोंट वरी। और मेरे जैसे बहुत से टीचर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। देखो और दूसरा क्या है? मिथाइलेसिस, या मिथाइलेशन प्रोसेस कह लो, या मिथाइलेसिस कह लो। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर ये क्या करता है कि जो होस्ट डीएनए है, यानी जो होस्ट कौन है, यानी बैक्टीरियम, वो अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? बाय बाय एडिंग, उसमें क्या एडिशन होती है? बाय एडिंग ऑफ, देखो, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप की एडिशन होती है। बात समझ आ रही है? मिथाइल ग्रुप की एडिशन होती है। और जैसे ही मिथाइल ग्रुप की एडिशन होती है, और कहाँ होगी? उसी सीक्वेंस पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। और जब ये मिथाइल ग्रुप की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही एडिशन होगी, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोटेक्शन क्या होगी? नो एक्शन ऑफ, नो एक्शन ऑफ restriction enzymes, no action of restriction enzymes। बात समझ आ रही है?
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मिथाइलेशन अगर हो गई तो मिथाइलेशन जो होगी वो होस्ट डीएनए में होगी, बैक्टीरिया के डीएनए में होगी। अब याद रखो, मेरी बात याद रखना, एक मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। जो भी डीएनए बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके बीच में बना? हमने अभी कहा था एक वेक्टर के बीच में बनता है और प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन लिख लो, ठीक है। तो अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे वो इस वेक्टर पे एक्ट करेंगे और डिजायर्ड जीन पे एक्ट करेंगे, दोनों के पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे एक्ट करेंगे। याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करेंगे। अगर आप ये कहो, अगर आप ऐसा कहो, और ये वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर होगा हमारा, याद रखना, ये वेक्टर हमारा क्या होगा? वो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ना कि पूरा बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए हमेशा क्या होगा? वो प्रोटेक्ट रहेगा। जब हम इसको किसी भी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नहीं करेगा कि वो उस होस्ट डीएनए को खत्म कर देगा, वो होस्ट डीएनए को कभी खत्म नहीं करेगा। अगर आप ये भी देखो कि यहाँ पर अगर अगर ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, ये बैक्टीरिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ये इसका क्या आ गया? प्लाज्मिड। और ये इसके अंदर इसका जीनोम है ना, ये है हमारे पास, न्यूक्लियोइड बड़ा है। तो अब जो बाहर से फॉरेन जीन आई, ये मान लो फॉरेन जीन आई, ये फॉरेन जीन आ गई। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने जो इसके ऊपर एक्ट किया था तो वो वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके अंदर भी डाला, है ना। अब वो फॉरेन जीन इसके ऊपर भी तो, इस पोर्शन के ऊपर भी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने एक्ट किया और इस पोर्शन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, है ना। अब जब हमने ऐसा किया तो होता क्या है, यहाँ पर भी कट लगा और इसके भी हमने टुकड़े किए। चलो हम देख लेते हैं जरा फिर से, देखो ध्यान दो। अब हमने क्या किया, ये देखो, हमने इस डीएनए के अंदर, नेचुरली ये मैनिपुलेशन है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो दोनों में डाला जाएगा। इसका तो हमने चलो ले आए, अब यहाँ पर भी जीनोम है, अब इस पर कट लगाना है, ये हमने ये जो हमने प्लाज्मिड था इसके ऊपर कट लगा दिया। अब कट कैसे लगाया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। इसके बीच में क्या आया? चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम तो यही है कि वो डिग्रेड करे, लेकिन वो इस वाले जीनोम को डिग्रेड नहीं कर पाता, नॉट एबल टू डिग्रेड। क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो एक ही काम, वो क्या काम था? सिर्फ एडिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप। जैसे ही हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, ये इसको स्कैन ही नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? वो सिर्फ इस वाले प्लाज्मिड को रिकॉग्नाइज करता है, और इस वाले प्लाज्मिड को रिकॉग्नाइज करता है और इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तोड़ देता है। और यहाँ से हमने इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो पहले से तोड़ रखा है और ये डिजायर्ड जीन जो है इसके साथ जोड़ दी जाती है और हमारे पास क्या बन जाता है? आर डीएनए बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये कभी भी बैक्टीरियल जीनोम के साथ नहीं जुड़ते हैं ड्यूरिंग दिस बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। हम उसको बचाते हैं, और क्यों बचाते हैं? इसलिए बचाते हैं कि एक्सपेरिमेंट ही सारा गड़बड़ ना हो जाए, हौच पौच ना हो जाए सारा कुछ। तो जो चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, उसके ऊपर एक्शन करवाया जाता है और प्लाज्मिड के ऊपर उस बैक्टीरिया के, और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया। बात समझ आई? तो ये भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये मिथाइलेशन क्यों हो रही है, बाकी चीजें क्यों हो रही है। चलिए, आई होप आपको ये चीजें भी समझ आ गई होंगी सारी। अब चलो आगे चलते हैं। अब आगे हम 1963 में तो ये काम हो गया, अब बात करते हैं 1968। देखो 1968 में क्या हुआ, तीन साइंटिस्ट थे। वो कौन थे? स्मिथ, केली एंड विलकॉक्स। स्मिथ, केली एंड विलकॉक्स, इन्होंने क्या किया
they found out, they extracted, they discovered first restriction endonuclease, restriction endonuclease from बैक्टीरियम, किस बैक्टीरियम से? बैक्टीरियम हेमोफिलस, HAEMOphilus इन्फ्लुएंजा, और उसको नाम क्या दिया? नेम्ड एज, उस पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम क्या था? नेम्ड एज HIND2। तो सबसे पहले जो हमारे पास आया HIND2, इन तीन ने डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमने बैक्टीरियम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया, दैट इज HIND2। और ये HIND2 क्या करता था? ये डीएनए के बेसिस को कट करता था। और ये कट किस पे करता था? इट कट द बेसिस, कट द बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स? बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ 6 बेस या 6 बेसिस या 6 बेस पेयर, क्या 6 बेस पेयर्स। तो देखो इसका क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बेस पेयर सीक्वेंस था वो कितने बेस पेयर्स का बना होता था? 6 बेस पेयर्स, 6 बेस पेयर ही लेता था, उससे ज्यादा नहीं। तो ये क्योंकि छोटे छोटे सीक्वेंस हमने लेने हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे हो, तो हमें वो छोटे से छोटा स्ट्रक्चर उठाना होता है वहां से, ताकि हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा सकें। तो इसीलिए जितने छोटे हिस्से पर वो करेगा, मोस्टली जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, और वो 4 to 8 बेस पेयर्स तक ही। देखो टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसेस ही हम यूज करते हैं, टाइप 2, सॉरी टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बन सकता है। आर यूज्ड ओनली, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्लियर है? अब इसीलिए टाइप 2 यूज होता है, ठीक है। और टाइप 2 में हम देखते हैं कि इसका मैक्सिमम जो बेस सीक्वेंसेस होता है, बेस सीक्वेंस कितने बेस पेयर्स का होता है? 4 to 8 बेस पेयर्स, 4 to 8 बेस पेयर्स का होता है। तो इसीलिए जितना छोटा सीक्वेंस होगा, अगर बड़े सीक्वेंस हो गए 15 20, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा और ना ही हम उनको यूज करते हैं। हम हमेशा इसीलिए टाइप 2 को यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है और छोटे छोटे बेस पेयर्स को काट सकता है, इसीलिए हम इसको लेते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक बेस पेयर्स होते हैं, देखो ये जो स्पेसिफिक बेस पेयर्स आपने लिए, ये स्पेसिफिक बेस पेयर्स को क्या कहा जाता है? दीज बेस पेयर्स, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, these specific base sequences या base pairs are known as, इन्हें क्या कहा जाता है? recognition sequences, recognition sequences। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको recognition sequences कहा जाता है। अब यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या काम करता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अब इसका मतलब ये हुआ कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
करता कैसे है, काम कैसे करता है, जरा इसके काम की हम जरा वो कहते हैं ना डिकोडिंग कर लेते हैं। देखो यार, ध्यान से समझना जरा। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई हम ऐसा ले लेते हैं, ये कोई वेक्टर डीएनए, ये कोई वेक्टर डीएनए है और वेक्टर डीएनए हमारे पास दिया गया है। ये हमारे पास वेक्टर डीएनए, ये हमारे पास ये वेक्टर डीएनए दिया गया और ये वेक्टर डीएनए का ये 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 और इसके ऊपर कुछ हमने पहले ही कहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस पे काम करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे काम करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, देखो ध्यान देना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होते हैं अगर हम किसी भी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जैसे ये दिया गया है जी ए ए, ये इको R1 हमारे पास एक वेक्टर है जिसके ऊपर ये सारा दिया होता है, ये सारा सीक्वेंस है GAA TTC। अब देखो ये एक सीक्वेंस है, अगर हम इसको इस डायरेक्शन से पढ़ते हैं, इफ वी रीड द डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग, अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी रीडिंग करते हैं, अगर इसकी रीडिंग हम ऐसे करते हैं तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, GAA TTC। बात क्लियर। अब हम यहां पर देखते हैं, अगर हम 3 इस एंड से देखें, फ्रॉम फ्रॉम 5 टू 3, दोबारा से अगर हम देखें इसको फ्रॉम फ्रॉम हम ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम ऑपोजिट डीएनए टेम्पलेट पर देखें तो हमें क्या दिखेगा, सेम सीक्वेंस। अगर हम इसको इस डायरेक्शन से पढ़ने की कोशिश करते हैं, अकॉर्डिंग टू चार-गैफ रूल हम जानते हैं साइटोसिन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, ग्वानिन के साथ। थाइमिन किसके साथ होगी, दैट इज विद द योर एडेनिन के साथ, और यहाँ पर भी एडेनिन आएगा अकॉर्डिंग टू चार-गैफ रूल, और यहाँ पर एडेनिन की फिर से थाइमिन के साथ, और यहाँ पर थाइमिन के साथ, और यहाँ पर साइटोसिन के साथ। अब देखो, अगर आप किसी भी सीक्वेंस को, अगर आप इसको 5-3- से पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, GAA-TTC। और अगर आप इसके ऑपोजिट डीएनए टेम्पलेट स्ट्रक्चर से पढ़ते हो, अगर आप इस डायरेक्शन में पढ़ते हो, चलो इस डायरेक्शन में ले लो, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे, तो आप क्या देखते हो, इट इज सेम, द रीडिंग सीक्वेंस इज सेम। यहाँ भी GAA-TTC, यहाँ भी GAA-TTC। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन से पढ़ो, ऑन ऑपोजिट एंड्स, ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पे अगर आप पढ़ते हो, तो आप यहाँ देखोगे द रीडिंग सीक्वेंस विल रिमेन सेम। वो रीडिंग सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स पर देखो, आप अगर इसके ऑपोजिट एंड्स पर देखो, तो आपको लगेगा कि ये दोनों का जो सीक्वेंस है वो सेम है। देख रहे हो ना आप। अब इसी तरह से यहाँ हम ले लेते हैं, एक एक फॉरेन डिजायर्ड जीन। चलो हम डिजायर्ड जीन ले लेते हैं, डिजायर्ड सीक्वेंस ले लेते हैं, डिजायर्ड जीन ले लेते हैं, और डीएनए ले लेते हैं, हम इसको येलो कलर में ले लेते हैं। तो देखो, अब आपको पता है कि ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, मैंने पहले ही कहा कि ये किसके ऊपर काम करता है, एक तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के ऊपर काम करता है ना। तो यहाँ भी हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की ही बात करेंगे। चलो, तो रीडिंग जो है दोनों एंड्स पर क्या होगी, सेम होनी चाहिए। और इसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि वो सिमिलर सिमिलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर काम करता है। वो दोनों के ऊपर सिमिलर होने चाहिए, यानी जिसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट कर रहा है, उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्कैनिंग करनी पड़ेगी दोनों के डीएनए की, होस्ट डीएनए की भी और डिजायर्ड जीन के डीएनए की भी क्या करनी पड़ेगी, उसकी स्कैनिंग करनी पड़ेगी। और जब वो स्कैनिंग करेगा, जब वो क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा, तो अल्टीमेटली वो क्या पाएगा कि उसे
वो पैलिंड्रोमिक अगर सीक्वेंस दिख जाता है, अगर वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख जाता है तो वो वहीं जाकर रुक जाएगा। उसने पहले ढूंढा और फिर रुक गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ आ गया। तो कंडीशंस तो फुलफिल हो गई। रीडिंग सीक्वेंस भी अगर हम देखें तो रीडिंग सीक्वेंस इस डायरेक्शन से इधर चले जाओ सेम है, और अगर यहाँ से यहाँ ऑपोजिट की तरफ चलो तब भी सेम है ना। अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, देयर इज एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उसने वो ढूंढ तो लिया। उसने सबसे पहले क्या किया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढा। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जब उसने ढूंढा, और उसने किसके ऊपर ढूंढा, दोनों के ऊपर ढूंढ लिया। अब जब दोनों के ऊपर उसने ढूंढ लिया तो अब उसका अगला काम क्या है, अगला काम है कि वो क्या करे, उनके ऊपर अटैच हो जाए और जल्दी से जल्दी उनको क्या करे, कट करे। अब वो कट कैसे करेगा, देखो वो कट कैसे करेगा, वो कट करेगा एट सेम पॉइंट्स। वो हमेशा जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा उससे थोड़ी सी दूर जाके अटैच होगा। जैसे यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं कि यहां पर वो कहां अटैच हो रहा है, यहां पर इस जगह पे अटैच हुआ। तो इसका मतलब इसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड होगा, यहाँ पर भी अगर वो G और A के बीच में अटैच हुआ है तो यहाँ भी वो कहाँ होगा अटैच, एट G एंड A। दोनों स्ट्रैंड्स पर वो सेम पॉइंट पर अटैच होगा और यहाँ से वो कट लगाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाते हैं, कलर दूसरा, यहाँ पर भी उसने किस पर कट लगाया है, G और A के बीच में ऑपोजिट, और यहाँ भी वो सेम G और A के बीच में ही कट लगाएगा। ये है मैनिपुलेशन, हम खुद लगवाते हैं, ये वो खुद नहीं करता, हम उससे ये काम करवाते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय मैन इन विट्रो। तो ये नेचुरली नहीं हो रहा, हम करवा रहे हैं। हालांकि कुछ नेचुरल भी होता है, उसकी भी बात करेंगे जब वो चीज आएगी, पर फिलहाल हम बायोटेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैनिपुलेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी समझ आ गया। मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूं, शायद आपको और ज्यादा समझ आ जाए। कई बार मुझे खुद ही तसल्ली नहीं होती कि मैंने शायद कोई चीज छोड़ी। जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, ये एक सीक्वेंस दिया है, एक नाम दिया है मलयालम। तो अगर आप इसको इस डायरेक्शन से पढ़ो तब भी मलयालम है, स्पेलिंग सेम, कोई चेंज नहीं। अगर आप उसको इस डायरेक्शन से पढ़ो तो कोई चेंज है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। जैसे ये रडार आप देख लो, देखो ये पैलिंड्रोमिक इंग्लिश वर्ड्स है। रडार, आप इसको इधर से पढ़ो तब भी रडार, इधर से पढ़ो तब भी रडार। मॉम, डैड, सिविक, सब यही है ना। ये पैलिंड्रोमिक वर्ड्स होते हैं। इसी तरह से वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ढूंढता है और काम करता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट उसका काम होगा, अब वो कट लगाएगा। कट लगाएगा यानी ये यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट लगाएगा तो हम कहेंगे कि ये किसका काम कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस act as acts as molecular scissors। ये मॉलिक्यूलर सिजर्स का काम करेगा। मॉलिक्यूलर सिजर्स का क्या मतलब है कि सेम जगह पे कट लगा रहा है और वो अल्टीमेटली क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स। वो कैसे, जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इसको, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पर ये 5' एंड था, 5' एंड था, चलो ले लो यहाँ पे 5' एंड। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास क्या बचा, दिस इज जी, और आगे क्या है, ये हमारा कट लग गया, आगे कट लग गया। और यहाँ नीचे क्या हुआ हमारा, कहाँ तक, दिस इज 3', और यहाँ नीचे क्या है, हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया, देयर इज सी, है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे चल ही पड़ते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास आ गया, सी के बाद आ गया, देन देयर इज टी,
देन अगेन टी, देन अगेन ए, और यहाँ पर क्या है, एक और यहाँ पर फिर अल्टीमेटली क्या है, वी हैव, यहाँ पर हमारे पास, ये इसको मिटा देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी कट लग गया है ना, यहाँ से कट लगा था एक, ये जो ग्वानिन है ये यहाँ से हटा दिया गया, और यहाँ से ऊपर पूरा सेगमेंट ही हटा दिया गया। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हो नीचे, ये जो चीज बनी, ये जो पोर्शन बना, दिस इज स्टिकी एंड, इसे हम स्टिकी एंड कहेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है, स्टिकी एंड बनाता है। स्टिकी एंड को हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्टैगर्ड एंड्स भी बोलते हैं, या कोहेसिव एंड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, स्टिकी एंड को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स भी कहते हैं, कोहेसिव एंड भी कहते हैं, और स्टैगर्ड एंड भी कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी में इसके नाम लिखे गए हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो ये ध्यान। अब देखो इसी तरह से हम यहाँ चले जाते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ 5' एंड तो होगा नहीं, यहाँ पर कट लगेगा तो यहाँ ये स्टिकी एंड बनेगा, ये इसका स्टिकी एंड बन जाएगा, ये स्टिकी एंड बन गया, दिस इज 3'। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे, ए, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर टी, टी, और ये हमारे पास क्या आ गया, सी, है ना। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, वो हमारे पास यहाँ पर आ गया एक सी के नीचे जी, और ये हमारा है 5' एंड, और इसके आगे ये सारा उड़ गया। अब यहाँ देखो स्टिकी एंड कौन सा होगा, स्टिकी एंड होगा ये, दिस इज द स्टिकी एंड फॉर्मेशन, दिस इज द स्टिकी एंड और कोहेसिव फॉर्मेशन। ये जो सिंगल स्ट्रैंड बचा जो लटक रहा है, यहाँ खुल गया है, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टिकी एंड और स्टैगर्ड एंड। अब डिजायर्ड जीन भी हो गई, वेक्टर डीएनए भी हो गया। अब यहाँ पर काम किसका है, अब यहाँ पर काम किसका है, अब काम है यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एंजाइम का, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू का काम है। यहाँ वो मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होगी, मॉलिक्यूलर ग्लू कौन सी होगी, मॉलिक्यूलर ग्लू होगी द लाइगेज एंजाइम। अब ये लाइगेज क्या करेगा, इसको जोड़ने का काम करेगा, चलो जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है ये 5', और यहाँ पर चलो ये हमारे पास आ गया जी, और अल्टीमेटली यहाँ पर ये 3' भी ले लेते हैं, और हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया सी, यहाँ पर इसी तरह से टी, टी, ए, और ये हमारे पास आ गया ए। अब इसी येलो हमारी जो फॉरेन जीन थी, इस फॉरेन जीन को ले लेते हैं। अब इस फॉरेन जीन को जब हम लेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखो नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी हमारे जुड़ गया फॉरेन जीन, यहाँ पर आ गया हमारा जी और 5', ये देखो ये पोर्शन हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया, ये देखो, और ये पोर्शन हम कहाँ ले आए, यहाँ पर ले आए। देखो एडनिन के साथ, ये थायमिन के साथ एडनिन अकॉर्डिंग टू चार गैप्स रूल, ठीक है, ठीक है, और ये ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बना, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ आ रही है, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए
बन गया। तो देखो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रोसेस है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट करता है, स्कैन करता है, और किसकी स्कैनिंग करता है? वो स्कैनिंग करता है इस पूरे स्ट्रक्चर की, और वो पूरा स्ट्रक्चर डीएनए को जब ढूंढता है तो क्या ढूंढेगा? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढने के साथ साथ वो फिर अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर सिजर्स का यूज होता है, स्टिकी एंड्स बनते हैं, स्टिकी एंड्स बनने के बाद दोनों को जोड़ दिया जाता है, और यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर अल्टीमेटली अब किस में जाएगा? इनटू द होस्ट सेल। अब वो कहाँ चला जाएगा? यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको ले जाया जाएगा इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। होस्ट बैक्टीरियम, और जैसे होस्ट बैक्टीरियम में जाएगा, और यहाँ पर क्या होगी? इसकी एम्प्लीफिकेशन एंड नंबर ऑफ कॉपीज आर इंक्रीज्ड। बात समझ आई? और देखो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे दिस इज द एग्जांपल ऑफ, याद रखिएगा, दिस हैपेंस इन इको आर1, ई कोलाई स्ट्रेन, और ये ई कोलाई की स्ट्रेन है 1। तो इसकी भी आगे बात करते हैं कि ये किस तरह से नाम दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, कई बार क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लंट एंड्स बन जाते हैं। अभी तो स्टिकी एंड्स देखे, और ब्लंट एंड्स भी बन जाते हैं। ब्लंट एंड्स का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो, अगर हम बात करें ना, यहाँ पर जो कट लगता है वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल होता है। जो अभी आपने देखा, देखो ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल सा कट होता है, थोड़ा अलग अलग, थोड़ा सा अवे, रिस्ट्रिक्शन साइड से अवे लगता है, एक इधर लगा, एक इधर लगा, है ना? लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, ब्लंट एंड कैसे बनेगा? ब्लंट एंड इस तरह से बनेगा, मान लो हमारे पास यहाँ कोई डीएनए है, ये हमारे पास कोई डीएनए है, ये जब डीएनए है तो यहाँ पर क्या होगा? देयर इज 5' एंड ये 3' एंड, और इसी तरह से यहाँ पर कोई डीएनए, ठीक है, और ये हमारे पास 3' है, ये 5' है। और अगर होगा तो यहाँ भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सी 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 जी जी जी, और यहाँ पर इसी तरह से फिर क्या होगा? जी जी जी, और यहाँ आ जाएगा सी सी और सी। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या होगा? जो अटैचमेंट होगी, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, वो सिमेट्रिकल अटैचमेंट करेगा, सेम प्लेस पे, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे भी सेम जगह पर। जब ये सेम जगह पर यहाँ अटैच हो गया, होना क्या चाहिए था? एक तो इधर होता, यहाँ पर होता, और एक कहीं यहाँ पर होता, सेम बेसिस के बीच में। पर होता क्या है? वो सेम जगह पर दोनों एक ही प्लेसेस पर आ जाते हैं, ऑपोजिट जगह पे। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रैंड बनता है, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है, वो किस तरह से बनता है? वो कुछ इस तरह से बन जाता है। हमारे पास क्या आ गया? सी सी, और ये सी, और इसी तरह से जी जी जी, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 3', और ये हमारे पास इसी तरह से हमारे पास ये बिल्कुल आपको साफ दिखेगा। और आगे जो ये है, वो आगे निकल गया, तो उन्होंने काटा। अब ये जो आप देख रहे हो, दीज एंड्स दोनों बराबर कटे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्लंट एंड्स। बात समझ आई? और हालांकि इन ब्लंट एंड्स को आप चेंज कर सकते हो स्टिकी एंड्स में। यू कैन चेंज द ब्लंट एंड्स, चेंज, हालांकि जरूरी नहीं है, पर चलो अब मेरे मुंह से निकल गया तो हम लिख देते हैं ब्लंट एंड्स इनटू स्टिकी एंड्स, ठीक है। हम इसमें क्या ऐड करेंगे? बाय एडिंग poly A एंड poly T। बात समझ आ रही है? poly A एंड poly T सीक्वेंसेस को ऐड करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से
आप इसके ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको ये पॉलीएडेनिन और पॉलीथाइमिन की सीक्वेंस ऑफ टेल उसके साथ ऐड करना है। ठीक है, अब वहां तो हमने जाना नहीं कैसे ऐड करती है क्या होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब लास्ट पार्ट, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट हमारा आ जाता है, और वो लास्ट पार्ट क्या है कि नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। जो ये हम नाम लिखते हैं यहाँ पर, अलग अलग नाम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा इको R1, है ना, इको R1 लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया PBR322 लिख दिया, हमने लिख दिया हम लिख देते हैं इसमें, इस तरह से लिख देते हैं, है ना, इस तरह से हम कुछ लिख देते हैं, इसमें 1 लिख देते हैं। अब ये नाम जो है किस तरह से डेजिग्नेट किए जाते हैं, सो देयर इज ए मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर, और इसमें क्या किया जाता है, जैसे दिस इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई, है ना, ये ई कोलाई से लिया गया है। अब ये ई कोलाई का नाम है, ई कोलाई के बैक्टीरिया का नाम है। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है। देखो ये जो पहला वर्ड है, हर एक का जो पहला वर्ड है, ये जैसे ये पहला दिया गया है, ये यहाँ पर पहला दिया गया है, दिस इज बेसिकली, हम इसे कहते हैं दिस इज जीनस। ध्यान रखना सब में ये जीनस ही होगा, ठीक है, सब में ये जीनस ही कहलाएगा। अब यहाँ पे तो ये प्लाज्मिड है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, कि अब सबको नहीं लिखूंगा पर मैं एक बार बता रहा हूँ। अब ये जो नेक्स्ट टू वर्ड्स है, दीज नेक्स्ट टू वर्ड्स, ये जो दो वर्ड्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हर एक के नाम के अलग अलग मीनिंग है। दिस इज स्पीशीज, ठीक है, बात समझना। अब ये तो साइंटिस्ट के नेम है, याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट के नेम है, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स, तो कुछ ना कुछ तो है ना, ये नेम्स है, जैसे हमने अब हर एक में है ना, ये भी स्पीशीज है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये आर क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट फोर्थ लेटर, क्योंकि पहला ये हो गया, दो वर्ड्स ये हो गए तीन, और तीसरा है, चौथा है फोर्थ लेटर, ये है स्ट्रेन। दिस इज अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जैसा स्ट्रेन क्या है इसका, RY13 स्ट्रेन है इसका। और ये जो जैसे यहाँ भी स्ट्रेन दिया गया, ठीक है, यहाँ भी SMA1, अब यहाँ स्ट्रेन नहीं दिया गया है, इसमें सीधी स्पीशीज है, यहाँ स्ट्रेन दिया गया ना R, और ये जो 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है, ये 322 है ना, ये यहाँ पर 1 है, ये क्या है। अब हर एक के नाम अगर जैसे ये बीच में आर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है नॉमेनक्लेचर पे। मैं मोस्टली मोस्टली अब इन नामों को आप मैं ये क्या दूंगा कि ये आप धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर में समझ जाते हैं कि ये क्या चीजें हैं, ये स्ट्रेन है या सीक्वेंस है, क्या है। और ये जो आपका लास्ट वर्ड है पांचवा, ये क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर इन विच द एंजाइम और द नेम और द, हम कह सकते हैं एंजाइम वाज डिस्कवर्ड या आइसोलेटेड, हम कह सकते हैं। अब ध्यान दो कि पहला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला जो ये यहाँ लिखा जीनस, पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरे दो हमारे यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये दो वर्ड्स जो है स्पीशीज होते हैं, तीसरा हमारा आर, दिस इज द स्ट्रेन RY13, और चौथा ये 1 जो लिखा हुआ है, इसी तरह से ये ऑर्डर है इन द सीक्वेंस इन विच इट वाज आइसोलेटेड, तो इसीलिए R1, अगर ये 2 होता तो सेकंड नंबर पे, जैसे ये है प्लाज्मिड, जीनस दिया गया है, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स जिन्होंने डिस्कवर किया था, नेम्स, और 322 क्या है, 322 है इसका, हम कह सकते हैं स्ट्रेन, ऑर्डर नहीं, ये स्ट्रेन है। इसी तरह से यहाँ देखो SMA, जीनस सेरेशिया मार्सेंस, और ये क्या है, ये MA, इट इज स्पीशीज, और 1 क्या है, क्या इसमें कोई आपको स्ट्रेन दिख रहा है, नहीं, 1 है ऑर्डर। तो हर एक का आपको ये थोड़ा सा, लेकिन मेजरली अगर आप इसकी नॉमेनक्लेचर को देखो ना, तो ये पहली एग्जांपल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आ गई, वो सारी चीजें आ गई जो आपको चाहिए नॉमेनक्लेचर, है ना।
जो चाहिए। ऑर्डर, स्ट्रेन, स्पीशीज, जीनस, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ई कोलाई। हम कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेन ऑर्डर 1, तो हम इसका नाम देंगे इको आर1। तो इसीलिए आई होप यू लाइक द लेक्चर, और इसी तरह से मैं ये कहूँगा, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू।